नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो आपको साइन इन लैंग्वेज में समाचारों से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 110 लाख करोड़ रुपए निवेश का सरकार ने रखा लक्ष्य। पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे और निवेश पर केंद्रित पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत 2 दिनों के लिए और बढ़ी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत 10 मार्च को फिर करेगी सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई। भाजपा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बोला हमला। कहा, राहुल गांधी भारत में आने वाले निवेशकों को भड़का रहे हैं। राहुल गांधी करते हैं विदेशों में भारत का अपमान। भाजपा ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भारत से आशान्वित। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को राष्ट्रपति ने दिया स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कैच द रेन मिशन की भी हुई शुरुआत। भारत ने कोविड महामारी का डटकर किया मुकाबला। रायसीना डायलॉग में बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। आज वैश्विक शांति, ऋण संकट, प्रौद्योगिकी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत अहम मसलों पर भी हो रही है परिचर्चा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत कई अन्य मंत्री शामिल। तमिलनाडु में बिहार के कामगारों से कथित मारपीट का मामला गरमाया। बिहार के आईएएस अधिकारियों की टीम आज करेगी तमिलनाडु का दौरा। बिहार के कामगारों से करेगी मुलाकात। महिला क्रिकेट में आज से नए युग की शुरुआत। रंगारंग कार्यक्रम के साथ मुंबई में शुरू होगा वुमेन प्रीमियर लीग। गुजरात जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज पहला लीग मैच। 26 मार्च तक 5 टीमों के बीच होंगे 22 मुकाबले। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। केंद्रीय बजट में इस बार की गई घोषणाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन एक खास विषय पर हितधारकों के साथ संवाद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में आज का विषय था बुनियादी ढांचा और निवेश। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार। पीएम ने आज के वेबिनार में कहा कि इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई ऊर्जा देने वाला है। पीएम ने कहा कि सरकार आने वाले समय में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 110 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय स्टेक होल्डर्स के लिए नई संभावनाओं और साहसपूर्ण निर्णय लेने का है। वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नेशनल हाईवे का निर्माण, रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन और एयरपोर्ट की संख्या में जबरदस्त तरक्की हुई है। पीएम ने कहा, आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 की तुलना में दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट की संख्या 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर 150 के आसपास पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। इस वर्ष के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किए। ये सम्मान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल अभियान की श्रेणी में दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की भी शुरुआत की। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल जीवन मिशन की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को जल जीवन मिशन से काफी सुविधा मिली है। कोरोना के दौरान भारत सरकार के सफल प्रयासों की दुनिया भर में सराहना हो रही है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में सरकार ने कोविड टीकाकरण अभियान की जमकर सराहना की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाकर देश भर में 34 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है। भारत में जब कोरोना महामारी ने प्रहार किया तो पूरी दुनिया इस बात से सशंकित थी कि क्या भारत के पास इतनी बड़ी आपदा का सामना करने के लिए संसाधन हैं। लेकिन भारत ने सदी के सबसे बड़े संकट से निपटने के लिए न केवल अपने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, बल्कि भारत पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनकर भी उभरा। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान से करीब 34 लाख लोगों की जान बचाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण अभियान के दौरान बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों जैसे सामूहिक परीक्षण, होम क्वारंटीन, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का वितरण, स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय ने न केवल रोकथाम में मदद की, बल्कि स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में भी मदद की। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये उपाय जीवन बचाने और आर्थिक गतिविधि को फिर से पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत ने अपने टीकाकरण अभियान की बदौलत 18.3 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर का नुकसान होने से भी बचा लिया। टीकाकरण अभियान ने 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान को रोककर सकारात्मक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया। टीकाकरण अभियान की लागत को ध्यान में रखते हुए देश को 15.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध लाभ भी प्राप्त हुआ। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि टीकाकरण का लाभ इसकी लागत से अधिक हो गया है और यह भी सुझाव दिया गया है कि टीकाकरण को एक स्वास्थ्य अभियान के अलावा एक व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण संकेतक के रूप में भी माना जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 26.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने प्रवासी श्रमिकों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद की। इस योजना के माध्यम से 40 लाख लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 4.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समग्र आर्थिक प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि कृषि सेक्टर के लिए चलाई गई योजनाओं में नाबार्ड योजना के तहत 30,000 करोड़ स्वीकृत किए गए, जिसमें से 25,000 करोड़ सहकारी समितियों, जिला सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बांटे गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 8 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को फायदा हुआ। इसके अलावा मछुआरों के कल्याण के लिए 361 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा 2 लाख करोड़ के किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को कवर किया गया। साथ ही ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत फल सब्जियों के उत्पादकों को लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे से उबारने और नुकसान से बचाने का काम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारत को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज जहां पूरा विश्व पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का लोहा मान रहा है, वहीं राहुल गांधी विदेश की भूमि पर जाकर भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में फोन टैपिंग होती थी, जबकि पेगासस का मामला जब सामने आया तो राहुल गांधी सहित किसी भी नेता ने अपने मोबाइल को जांच के लिए नहीं दिया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को चीन का राष्ट्रवाद तो नजर आता है, लेकिन भारत के बारे में चीजों को देखने की कोशिश नहीं करते। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लगातार हार से कांग्रेस निराश है, जिस कारण राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत को अपमानित कर रहे हैं।
दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई की हिरासत में जेल भेज दिया है। स्पेशल जज एम.के. नागपाल की पीठ ने मनीष सिसोदिया को 2 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। सीबीआई ने इससे पहले आबकारी नीति में घोटाले के आरोप में सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट में मनीष सिसोदिया को 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी के बाद पेश किया गया। इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को दोपहर 2 बजे के बाद करेगा। मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कल ही जमानत याचिका दाखिल की थी। और नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच G20 से जुड़े एजेंडे और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा लाने के इरादे से व्यापार, कनेक्टिविटी और दोनों देशों के आपसी हितों पर बातचीत हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रायसीना डायलॉग के सत्र में हिस्सा लेते हुए कहा कि 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए विश्व बैंक सहित कई बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। इसके लिए भारत ने एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग में द फ्यूचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लेसन्स फ्रॉम द थर्ड डिकेड विषय पर सत्र का आयोजन किया गया। पैनल में सिडनी डायलॉग के निदेशक बेक श्रिम्पटन सहित विभिन्न देशों के नेता और सेना प्रमुख शामिल हुए। नई दिल्ली में रायसीना संवाद को संबोधित करते हुए नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरे कुमार ने कहा कि जब भी तकनीक विकसित होती है तो हम पाते हैं कि उस तकनीक के लिए खिलाफ जवाब मौजूद होता है। एडमिरल आर हरे कुमार ने यूक्रेन युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि जब प्रौद्योगिकी को युद्ध के मैदान में लाया जाता है तो इसका तुरंत मुकाबला किया जाता है। सिडनी डायलॉग के निदेशक बेक श्रिम्पटन ने इस सत्र में कहा कि अगले दशकों को समझने के लिए हमें पिछले दशकों पर चिंतन करना जरूरी है। यूक्रेन युद्ध के चलते आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने पर इस विषय में नए सिरे से चर्चा की जरूरत है। इस सत्र को संबोधित करते हुए जापान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कोजी यामाजाकी ने आउटर स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे नए कार्य क्षेत्र के महत्व के बारे में बात की। कोजी यामाजाकी ने आगे कहा कि जापान इस संबंध में सुरक्षित और लचीला बनने के लिए व्यापक रक्षा क्षमताओं के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। पैनल में मौजूद कनाडा नेवी के वाइस एडमिरल एंगस टोप्शी ने कहा कि इतिहास ने हमें सिखाया है कि संचार महत्वपूर्ण महत्व रखता है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज रायसीना डायलॉग के लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट सत्र को संबोधित किया। आयोजन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बेजुबानों की आवाज बना हुआ है और यूक्रेन संघर्ष और महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज सच्चा बहुपक्षवाद गायब हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अमेरिका रवाना होने से पहले कल दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास पहुंचे थे। उन्होंने दिल्ली में ऑटो रिक्शे की सवारी की। दूतावास पहुंचते समय एंटनी ब्लिंकन ऑटो से उतरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने ब्लिंकन की ऑटो रिक्शा की सवारी का एक वीडियो पोस्ट किया। और नागालैंड विधानसभा चुनाव में 2 महिला उम्मीदवारों की जीत से राज्य में विशेषकर महिलाओं के बीच में खासा उत्साह है और उल्लास है। राज्य में पहली बार कोई भी महिला विधानसभा में पहुंची है। दीमापुर तृतीय विधानसभा से हेकानी जघालू ने जीत दर्ज की है, तो वहीं एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन की एक अन्य महिला उम्मीदवार सलहोतनु क्रूसे ने पश्चिमी अंगामी सीट से जीत दर्ज की है। नवनिर्वाचित विधायकों ने इस जीत को नागालैंड की महिलाओं को समर्पित किया है। I want to tell all the women folks in Nagaland, and all the Naga women, this is our win. I fought for them. Like, for me, the responsibility, yes, as a candidate, but more so because I really wanted this to be the win
for women and to really start a new chapter for women. And I know this win will bring inspiration to many, many younger girls. And I know that things will get better for our women. And when things get better for our women, things will get better for our state. Yes. By the grace of God, I won. I will meet my supporters and we will pray together and we will have a party. और एशिया नेट न्यूज चैनल एर्नाकुलम कार्यालय में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई के सदस्यों द्वारा की गई गुंडागर्दी के खिलाफ केरल में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की चारों ओर से निंदा हो रही है क्योंकि मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ कथित हमले पर विपक्षी दल के नेता और पत्रकार संगठन सख्त हो गए हैं। गौरतलब है कि एसएफआई के सदस्यों ने शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे केरल के एर्नाकुलम में एशिया नेट न्यूज के कार्यालय पर गुंडागर्दी का खुला हमला किया। लगभग 30 एसएफआई सदस्यों के एक समूह ने एशिया नेट न्यूज के क्षेत्रीय मुख्यालय में प्रवेश किया, सुरक्षा गार्डों को पीछे धकेल दिया और नारेबाजी करके और कर्मचारियों के सदस्यों और पत्रकारों को धमकी देकर प्रेस संचालन में हस्तक्षेप किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि संजीवनी घोटाले को लेकर अशोक गहलोत ने उनके परिवार को कई बार निशाने पर लिया और इसी सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है। गहलोत साहब के पुत्र मेरे सामने चुनाव के प्रत्याशी थे। अपने पुत्र की अपने ही होम टर्फ पर हार से उपजी खींच के चलते निरंतर बेतुके बयान देकर के मुख्यमंत्री मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल करके मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण से नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इससे व्यथित होकर के कि निरंतर जिस तरह से उन्होंने मेरे चरित्र हनन का प्रयास किया मैं शायद बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरी दिवंगत माताजी को भी उन्होंने अभियुक्त कह करके ऐसा सरेआम उनका अपमान उनके देवलोकगमन होने के बाद में करने की चेष्टा की है। इसी से व्यथित होकर के मैंने आज न्यायालय के समक्ष सेक्शन 500 में एक डिफेमेशन का सूट फाइल किया। और तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर सियासी हंगामा होने लगा है। एक तरफ जहां तमिलनाडु के श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री सीवी गणेशन ने इस तरह की घटनाओं को झूठा बताया है, तो वहीं बिहार सरकार ने सच और झूठ की पड़ताल के लिए 4 सदस्यों की वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेज दी है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए कथित हमले की जाँच के लिए आज बिहार के आला अफसरों की 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में बताया कि उन्होंने टीम को संबंधित घटनाओं की पूरी जांच के निर्देश दिए हैं। इन सबके बीच विपक्ष ने बिहार सरकार पर हमला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। उन्हें तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई, हत्या और उन पर हो रहे अत्याचार को बंद करने के संबंध में ज्ञापन दिया। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों पर हो रहे हमले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। और मथुरा में 5 दिनों तक चलने वाली होली की शुरुआत हो चुकी है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली का खुमार सबके सर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों से खूब जमकर होली खेली गई। बांके बिहारी की फूलों वाली होली का काफी महत्व होता है। जिस दिन फूलों वाली होली खेली जाती है उस दिन ठाकुर जी को सफेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं और उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान भक्तों का जमावड़ा देखने लायक होता है। मंदिर में ऐसी कोई जगह नहीं होती है जहाँ फूलों की पंखुड़ियां ना दिखाई दें। यहाँ पर फूलों से होली खेलने के बाद अबीर और गुलाल की बारी आती है। और राम की नगरी अयोध्या में आज नागा साधुओं ने रंग भरी एकादशी के अवसर पर परंपरागत ढंग से होली खेली। इसी के साथ अवध क्षेत्र में होली का त्योहार शुरू हो गया है। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी से मंदिर का ऐतिहासिक निशान लेकर नागा साधुओं ने नाचते गाते एक दूसरे को रंग लगाया। होली के रंग में रंगा समूचा माहौल प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश दे रहा था।
वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी में शुक्रवार को रंग भरी एकादशी की धूम रही। काशी की सड़कों गलियों में अबीर गुलाल का रंग उड़ाया गया। काशी में रंगों का ऐसा उत्सव मनाया गया। मान्यता है कि इसी दिन महादेव मां पार्वती का गौना करा के काशी लेकर आए थे। महादेव ने इस अवसर पर राजशाही पगड़ी धारण की थी। और अब अगली खबर, WHO अब भी कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच और पहचान करने के लिए काम कर रहा है। संगठन की ओर से ये बयान संयुक्त राज्य अमेरिका की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोरोना महामारी की उत्पत्ति चीन की प्रयोगशाला में रिसाव के कारण हुई थी, जिसकी सबसे अधिक संभावना है। WHO प्रमुख ने चीन से डेटा साझा करने में पारदर्शी होने और आवश्यक जाँच करने का भी आह्वान किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया एट 2047 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव के डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि अमृत काल से स्वर्णिम काल में ले जाने के लिए युवा शक्ति का महत्व काफी बढ़ जाता है। और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना ने गश्त बढ़ा दी है। इस बीच सेना की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो गलवान घाटी के पास फिटनेस के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। भारतीय सेना ने गलवान घाटी के पास क्रिकेट खेलते भारतीय सेना के जवानों का एक वीडियो भी जारी किया है। भारतीय सेना जवानों ने 0 के करीब तापमान में गलवान घाटी के पास जमकर क्रिकेट खेला। ये मैच गलवान घाटी में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना के जवान काफी ऊंचाई वाले इलाके में और -डिग्री में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय जवानों ने एक बार फिर से अपना दमखम पेश किया है। जवानों ने -डिग्री तापमान में आइस हॉकी मैच खेला। भारतीय जवानों ने पूरे उत्साह के साथ आइस हॉकी मैच में भाग लिया। तो देश की हिफाजत करने के लिए भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर तैनात रहते हैं। गलवान घाटी के पास तैनात भारतीय सेना के फॉर्मेशन ने घोड़ों और खच्चरों की मदद से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही पैंगोंग झील पर हाफ मैराथन जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गई। और महिला क्रिकेट में आज से एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मुंबई में आज से महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी। इस प्रतियोगिता पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाहें लगी हुई हैं। डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज पहला मुकाबला खेला जाएगा। तो इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे, शरद और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।